नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में करीब 68% वोटिंग। पुदुचेरी और मणिपुर में सर्वाधिक 80% से ज्यादा मतदान। पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में 70% से ज्यादा मतदान। ओडिशा विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए भी मतदान पूरा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की गुजरात और महाराष्ट्र में रैलियां। राजनाथ सिंह ओडिशा में करेंगे प्रचार। राहुल गांधी की गुजरात में चुनावी जनसभाएं। कानपुर में प्रियंका गांधी करेंगी रोड शो। मैनपुरी में एसपी, बीएसपी और आरएलडी की साझा रैली आज। राहुल गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना दक्षिण भारत को नहीं बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति का संदेश। तिरुवनंतपुरम की रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और वाम दलों को बताया अवसरवादी। कहा केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले दिल्ली में साथ साथ। भारत ने पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के जरिए होने वाले व्यापार पर लगाई रोक। गृह मंत्रालय ने कहा आतंकवादी कर रहे थे रास्ते का दुरुपयोग। हथियार, मादक द्रव्य और नकली नोटों की हो रही थी तस्करी। और हवाई यात्रियों से ज्यादा किराया नहीं वसूले विमानन कंपनियां। जेट संकट के बाद टिकटों के दाम बढ़ने के बीच सरकार का निर्देश। एयर इंडिया ने जेट के 5 खड़े विमानों को पट्टे पर लेने की जताई इच्छा। जेट के 440 खाली स्लॉट अन्य कंपनियों को होंगे आवंटित। और आइए बुलेटिन की शुरुआत लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 95 सीटों पर 68% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और इसी के साथ 2 चरणों में 186 लोकसभा सीटों पर मतदान का काम संपन्न हो गया। पहले चरण में 11 अप्रैल को 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 97 सीटों पर 69% से ज्यादा मतदान हुआ था। वरिष्ठ निर्वाचन उपायुक्त उमेश सिन्हा ने बताया कि 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 95 सीटों पर कल मतदान शांतिपूर्ण रहा। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर मामूली घटनाओं को छोड़कर सामान्य रूप से मतदान शांतिपूर्ण रहा। दूसरे चरण के कुछ चुनाव में कुछ जगहों पर सामान्य और कुछ जगहों पर सामान्य से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। दूसरे दौर की 95 सीटों पर औसतन करीब 68% मतदान दर्ज किया गया। पुदुचेरी में और मणिपुर में सर्वाधिक 80% से ज्यादा मतदान हुआ। उसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर रहा, जहां करीब 76% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं असम में 73, तमिलनाडु में 72, छत्तीसगढ़ में 71, महाराष्ट्र में 62% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 8 सीटों पर 62% के करीब मतदान हुआ, जबकि जम्मू कश्मीर में 43, कर्नाटक में 67 और बिहार में 63% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ओडिशा में लोकसभा की 5 सीटों के साथ विधानसभा की 35 सीटों के लिए भी दूसरे चरण में वोट डाले गए और यहां पे 64% मतदान दर्ज किया गया। तो दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया और अब तैयारी तीसरे चरण की है। वोटिंग परसेंटेज भी अगर देखा जाए तो काफी अच्छा रहा। उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 8 सीटों पर 62% के करीब मतदान हुआ। To the spirit of democracy, the voters came out in large number to cast their vote for the country. The polling was conducted peacefully
barring sporadic incidents in different parts of the poll-going states. First and foremost, it's my duty to compliment all the voters of the country, especially the women, persons with disabilities, the senior citizens who came out to vote despite their difficulties. I would also like to compliment all the poll volunteers, probably for the first time in the national election, almost all polling stations they were there to help the persons with disabilities. All the booth level officers who manage the help desk at polling station. I would like to now also compliment for the arduous and meticulous task done by the entire state machinery, namely the district level, at the ARO level, and all these officials who man the polling stations as presiding officers and the polling officers and the team. I also thank the observers, namely the general observers, the police observers and expenditure observers for their watching over the electoral process on behalf of the commission. और रजत केन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तफसील से जानकारी के लिए दूसरे चरण की वोटिंग। रजत, तमिलनाडु की 39 में से 38 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन एक वेल्लोर सीट जिसकी तस्वीर अभी साफ होनी बाकी है, उसके बारे में भी अपडेट चाहेंगे। और साथ ही जिस प्रतिशत से कल मतदान दर्ज हुआ है, चाहे तमिलनाडु में या पुदुचेरी में, उत्साहजनक रहा। जी अमृता, बिल्कुल काफ़ी उत्साह के साथ लोगों ने जो है वोटिंग करी तमिलनाडु, पुदुचेरी में। और ये दो ऐसे राज्य हैं, हालांकि पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी है, जहां पे जो राष्ट्रीय औसत होती है उससे ज़्यादा मतदान पड़ता रहा है, अगर हम कई सालों की अगर बात करें तो। तमिलनाडु में जो है इस बार जो है थोड़ा सा, अगर पिछली बार के मुकाबले कंपेयर करें, थोड़ा सा कम पड़ा, 72% के आसपास रहा। 2014 में जो है तकरीबन 74% के आसपास था। पुडुचेरी में लगभग जो है वैसा ही रहा जैसे पहले था, 80% के आसपास वोटिंग रही, क्योंकि जो है 78% शाम 6 बजे तक की थी और उसके बाद भी काफ़ी लंबी कतारें लगी हुई थी। तो वो जो अपडेटेड फिगर है वो 80% के आसपास होगा। तो काफ़ी उत्साह रहा लोगों में। और यहाँ पे जो कैंपेन हुई थी जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो लोकल मुद्दों को लेके ज़्यादा हुई थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बाहर निकल के आए और हम लोगों से बातचीत की तो उन्होंने लोकल मुद्दों के बारे में बात कहा, म्यूनिसिपैलिटी के मुद्दों के बारे में बात कहा, और जो सामान्य हर रोज़ के जो उनके मुद्दे हैं उसको लेकर जो है कैंपेनिंग यहाँ पे सारे के सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने की थी, चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे पुडुचेरी हो। पुडुचेरी में भी तमिलनाडु की राजनीति का थोड़ा बहुत असर देखने को मिलता है, क्योंकि बिल्कुल एकदम उसके तट पे ही है और एकदम उससे लगा हुआ है। तो कुल मिला के कहा जाए कि दोनों ही राज्यों में बहुत उत्साहजनक पोलिंग हुई, शांतिपूर्वक पोलिंग हुई। छुटपुट कुछ घटनाएं जरूर हुई तमिलनाडु में, लेकिन उस पर भी काबू पा लिया गया था। जी, बहुत शुक्रिया रजत इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि देश राजनीतिक अस्थिरता के दौर से पीछे छोड़ते हुए अपूर्ण बहुमत के साथ एनडीए को चुनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। अरुण जेटली ने ट्वीट कर यह बात कही। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के दौरान हुए मतदान को देखते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाती दिख रही है और इससे विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ गई है, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने झूठ का जो प्रचार किया वो वोटरों को लुभा नहीं पाया। अरुण जेटली ने ट्वीट किया कि इस बार पूर्वोत्तर, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा के नतीजे बेहद चौंकाने वाले होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने जा रहे राष्ट्रीय व्यापारी धन्यवाद महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान दिल्ली समेत देश भर की तमाम प्रमुख व्यापारिक संस्थाओं के हजारों प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, जो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में व्यापारियों के कल्याण के लिए जो घोषणाएं की गई हैं उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल केरल के तिरुवनंतपुरम में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और वाम दलों पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर चुनावी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि उनका केरल में वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ना दक्षिण भारत को किसी तरह का संदेश देना नहीं है, बल्कि ये तुष्टीकरण की राजनीति का संदेश है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी केरल में एक दूसरे की नीतियों का विरोध करते हैं, आपस में लड़ते हैं और दिल्ली में सत्ता के लिए एक साथ आ जाते हैं।
उन्होंने कहा कि बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, लेकिन कांग्रेस डबल गेम खेल रही है। वो दिल्ली में कुछ और कहती है और यहां कुछ और। केरल में एक दूसरे की नीतियों का विरोध करते हैं, आपस में लड़ते हैं और दिल्ली में सत्ता के लिए एक साथ आ जाते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष को संसद पहुंचने के लिए यहां वायनाड आना पड़ रहा है। वो कहते हैं कि वो वाम दलों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। केरल में कुश्ती और दिल्ली में दोस्ती, ये इनका खेल है। माय डियर फ्रेंड्स, it is not politics, but it is a self-interest. It is completely opportunism. कि केरल की जनता इसको समझती नहीं है, तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। साथियों, कांग्रेस के नामदार का कहना है कि साउथ को मैसेज देना था तभी वायनाड गया। अरे तिरुवनंतपुरम से मैसेज नहीं जारी दिया जा सकता था क्या? ये तो राजधानी है। तिरुवनंतपुरम से नहीं तो पट्टनमथिट्टा से भी ही मैदान में उतर आते और बड़ा मैसेज चला जाता। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बागलकोट में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की जेडीएस कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का इमोशन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मजबूत सरकार क्या होती है वो देखना है तो दिल्ली की तरफ देखो, और मजबूर सरकार क्या होती है वो देखना है तो बेंगलुरु को देखो। बीते एक वर्ष से यहां नेताओं का जो नाटक चल रहा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और ये नाटक भी ऐसा है जिसमें इमोशन है, रिवेंज है, और इमोशन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर कुछ दिनों के बाद, हर कुछ हफ्ते में किसी न किसी रैली या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमोशन बह जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अमरेली में चुनावी सभा को संबोधित किया। गुजरात में तीसरे चरण में सभी 26 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। તમે खुश, देश खुश, तो नाखुश कौन? दुखी कोण છે? ગુસ્સો કોને છે? પેટમાં કોના બળે છે? રડે છે કોણ? માથું કોણ કૂટે છે? ભાઈઓ બહેનો, તમને આ દેશની સેનામાં ભરોસો છે કે નહીં? એના પરાક્રમમાં ભરોસો છે કે નહીં? આ કોંગ્રેસ વાળા નથી। सभी राजनीतिक दल अब तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के प्रचार में जुट गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पहले गृह राज्य गुजरात के छोटा उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे वलसाड के धर्मपुर में भी चुनाव प्रचार करेंगे। गुजरात के बाद अमित शाह महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, जहां पे वे पुणे के बारामती में रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी गुजरात के दौरे पर हैं। राहुल गांधी गुजरात में आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। वे बारडोली, दाहोद, पाटण में रैलियां करेंगे। गुजरात में सभी 26 लोकसभा सीटों के लिए मतदान तीसरे चरण में 23 अप्रैल को होगा। रविंद्र सिंह शिवराण हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, तीसरे चरण के लिए जो है वो चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी गई है। गुजरात में अहम रैलियां हैं आज, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की हो या फिर कांग्रेस की। इसके बारे में फिलहाल आपसे अपडेट चाहेंगे।
जी देखिए अमृता, गुजरात का जो चुनाव है उसको बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दोनों का ये गृह क्षेत्र है और लगातार रैलियां यहाँ पर की जा रही हैं। कल प्रधानमंत्री ने 2 रैलियां की थी, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह वलसाड़ और छोटा उदयपुर में रैलियां करने वाले हैं। कोशिश यही की जा रही है कि जिस तरीके से 2014 में बीजेपी ने तमाम 26 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल की थी, बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी, उसी सक्सेस को एक बार फिर से दोहराया जाए। जो तमाम मुद्दे हैं पिछले लंबे अरसे से राज्य में जो बीजेपी की सरकार रही है, उसी सरकार की कामयाबियां, साथ ही साथ पिछले 5 साल में जो नरेंद्र मोदी की सरकार की केंद्र की कामयाबियां रही हैं, जो योजनाएं उन्होंने यहाँ पर लागू की हैं, उन तमाम चीज़ों को जनता के सामने बताकर यहाँ पर एक बार फिर से वोट की अपील की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरीके से विकास की प्रगति हो रही है, जिस तरीके से लगातार देश के दूसरे राज्य गुजरात का जो मॉडल 2014 में पेश किया गया था, आज उसी मॉडल को पूरे देश भर में लागू किया जा रहा है। हर गरीब तबके के व्यक्ति को ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है। किसानों की जो समस्याएं थी उनको किस तरीके से वेलफेयर स्कीम के माध्यम से दूर करने की कोशिश की जा रही है। छोटे दुकानदार या बेरोजगार लोग थे, उनको किस तरीके से स्वरोजगार की तरफ बढ़ाया जा रहा है। ये तमाम बातों पर प्रधानमंत्री ने फोकस करते हुए अपनी रैली को संबोधित किया। जी, कल ही राहुल गांधी ने भी रैली को संबोधित किया। उन्होंने जो वर्तमान सरकार है उस पर इल्ज़ाम लगाया कि किस तरीके से ये सरकार उन वादों पर खरा नहीं उतर पा रही है जो 2014 में किए गए थे। लेकिन दोनों ही दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है 2017 में जो कांग्रेस पार्टी ने एक कामयाबी हासिल की थी, करीब 75 सीटों पर यहाँ पर जीत जो है गुजरात में विधानसभा में हासिल की थी। उसके बाद कांग्रेस काफ़ी उत्साहित है और उनको लग रहा है कि इस विधानसभा चुनाव की जो कामयाबी उनको मिली थी वो 2019 के लोकसभा चुनाव में किसी तरीके से वो लोग बना पाएंगे। और इसलिए कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडरशिप जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में रैलियां कर रही है, बीजेपी सरकार की कमियों को उजागर करने की कोशिश कर रही है। उधर बीजेपी के बड़े नेता, तमाम दिग्गज, वो अपनी कामयाबियों को जनता के सामने बताकर एक बार फिर से 2019 में 2014 की जीत को बिल्कुल दोहराने के रविंद्र, प्रयास तो कर रहे तीसरे हैं। चरण में अमृता। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर चुनाव है और दिलचस्प यहाँ पर भी मुकाबला होने की उम्मीद है। सभी ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। और इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल गुजरात के जूनागढ़ में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो किसानों के लिए अलग से बजट बनाया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की और कांग्रेस के लिए जनता से वोट मांगा। जैसे ही चुनाव जीतेंगे भाई और बहनों, 2 बजट बनेंगे। एक नेशनल बजट बनेगा, पार्लियामेंट हाउस में एक नेशनल बजट रखा जाएगा, और दूसरा किसानों का स्पेशल बजट बनेगा। हिंदुस्तान के हर एक किसान को साल के शुरुआत में ही बताएंगे, देखिए आपको इतना बीमा का पैसा मिलेगा, नुकसान होगा तो इतना फायदा मिलेगा, कॉम्पनसेशन आपको यह दिया जाएगा, एमएसपी आपकी इतनी बढ़ाई जाएगी, आपके जिले में इस प्रकार का फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा, स्टोरेज के लिए आपको यह फैसिलिटी दी जाएगी। पूरा का पूरा हम साल के शुरुआत में हिंदुस्तान के हर किसान को बता देंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री नहीं हो सकते और कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम कश्मीर के अंदर दूसरा प्रधानमंत्री चाहते हैं। मित्रों, एक देश में 2 प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या? होना चाहिए क्या? मैं बूम लगा लगा कर 10 दिन से पूछ रहा हूं राहुल बाबा को कि राहुल बाबा, ये 2 प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट आया है उस पर आपका रुख स्पष्ट करो, मगर राहुल बाबा कुछ नहीं बोल रहे। राहुल बाबा, कान खोल कर सुन लो, अभी तो मोदी जी की सरकार है, सरकार फिर से मोदी जी की ही आने वाली है, मगर हम सत्ता में नहीं है तो भी
जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता के शरीर में प्राण है, कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं। और उधर राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी भी आज चुनाव प्रचार करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा का दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह मयूरभंज, नयागढ़, कटक शहर में सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कानपुर और अकबरपुर में रोड शो करेंगी। वे कानपुर के कांग्रेस उम्मीदवार श्री प्रकाश जायसवाल और अकबरपुर के उम्मीदवार राजा रामपाल के समर्थन में रोड शो करेंगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में आज बीएसपी और एसपी साथ ही आरएलडी की संयुक्त रैलियां होंगी। यहां से मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। और इस बीच लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया। इस दौर में 7 राज्यों की 51 लोकसभा सीटों पर 6 मई को मतदान होना है। 5वें चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच 20 अप्रैल को होगी। उम्मीदवार 22 अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे। 6 मई को 5वें चरण में 51 सीटों पर मतदान होगा। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14, राजस्थान की 12, साथ ही मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर मतदान होगा। और इस दौर में जिन प्रमुख उम्मीदवारों पर सबकी नजर है, उनमें रायबरेली से यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, लखनऊ संसदीय लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, अमेठी से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल हैं। राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से स्मृति ईरानी बीजेपी की उम्मीदवार हैं, तो वहीं हजारीबाग लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा और बिहार की मधेपुरा लोकसभा सीट से शरद यादव का नाम शामिल है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी ने कल सुल्तानपुर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने से पहले मेनका गांधी ने रोड शो किया। मेनका गांधी का रोड शो शास्त्री नगर स्थित आवास से शुरू हुआ और शहर से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंचा। सुल्तानपुर सीट पर छठे दौर में 12 मई को चुनाव होना है और 23 मई को नतीजों का ऐलान होगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल आजमगढ़ लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ भोजपुरी गायक दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतारा है। आजमगढ़ में छठे दौर के लिए 12 मई को मतदान होगा। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आगे ले जाएगी, गठबंधन आगे ले जाएगा। बीजेपी को कम से कम बताना पड़ेगा कि उन्होंने दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या काम कराए हैं। तो हिसाब किताब 5 साल का नहीं, 7 साल का हिसाब किताब क्या है वो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। और आइए अब नजर कुछ और अहम खबरों पर। नागर विमानन मंत्रालय ने टिकटों का दाम बढ़ने के बीच कल विमानन कंपनियों को कीमतें किफायती रखने और बाजार बिगाड़ने वाले रवैये से बचने के निर्देश दिए। नागर विमानन सचिव प्रदीप सिंह खरोला ने कहा कि विमानन कंपनियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। कंपनियों से कहा गया है कि वो विमान यात्रा टिकटों के दाम यात्रियों के पहुंच के दायरे में रखें। जेट एयरवेज की उड़ानें बंद होने से विमान किराए में तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच एयर इंडिया ने जेट के 5 खड़े विमानों को पट्टे पर लेने की इच्छा जताई है। नागर विमानन सचिव प्रदीप सिंह खरोला ने कहा कि जेट एयरवेज का परिचालन अस्थायी तौर पर बंद होने के बाद दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों पर उड़ान के 440 स्लॉट खाली हो गए थे। स्लॉट पारदर्शी तरीके से अन्य एयरलाइन कंपनियों को आवंटित किए जाएंगे। वहीं बंद हो चुकी जेट एयरवेज ने अब रद्द हुई फ्लाइट्स के टिकट पर रिफंड देने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने इसके लिए यात्रियों को ईमेल भेजना शुरू कर दिया है ताकि वो रिफंड के लिए क्लेम कर सकें। कंपनियों ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक लगाया है जहां पर जाकर यात्रियों को क्लेम फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म भरने के साथ 7 से 10 दिन के अंदर यात्रियों के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि जो यात्री रिफंड नहीं चाहते उनको दूसरी एयरलाइंस में शिफ्ट करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि कंपनी ने यह कहा है कि वो ही यात्री इस क्लेम रिफंड फॉर्म को भरेंगे जिन्होंने टिकट की बुकिंग सीधे वेबसाइट, मोबाइल ऐप या फिर उसके टिकट ऑफिस से की है। अगर यात्रियों ने किसी ट्रैवल एजेंट या फिर दूसरे पोर्टल से टिकट को बुक कराया है
तो उनको सीधे वहीं संपर्क करना होगा। और पाकिस्तान के खिलाफ रुख सख्त करते हुए सरकार ने जम्मू कश्मीर में 2 स्थानों पर नियंत्रण रेखा के जरिए व्यापार अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। यह स्थगन आज से प्रभावी होगा। सीमा पार से हथियार, मादक पदार्थों और नकली मुद्रा की तस्करी के लिए इस मार्ग का दुरुपयोग होने की रिपोर्ट के बाद ये कदम उठाया गया। नियंत्रण रेखा के जरिए व्यापार के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग की रिपोर्ट के बाद कश्मीर क्षेत्र के बारामूला के सलामाबाद और जम्मू क्षेत्र के पुंछ जिले के चक्कंदाबाग में व्यापार रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय के बयान में ये कहा गया है कि एक सख्त विनियामक और प्रवर्तन तंत्र तैयार किया जा रहा है और अलग अलग एजेंसियों के साथ विचार विमर्श के बाद इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद नियंत्रण रेखा के जरिए कारोबार फिर शुरू करने के मुद्दे पर विचार किया जाएगा। भारत ने इससे पहले पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को दिए गए MFN का दर्जा भी वापस लिया था। और ईसा मसीह के बलिदान को याद करने के मकसद से दुनिया भर में आज गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। इस मौके पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। गुड फ्राइडे के दिन गिरजाघरों की कोई सजावट नहीं की जाती है। दरअसल जिस दिन ईसा मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया गया और उन्होंने अपने प्राण त्यागे, वो दिन शुक्रवार का था। इसी वजह से ही इस दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं। यीशु ने ईश्वरीय प्रेम से सराबोर होकर मानवीय शरीर का खुशी खुशी बलिदान किया। दरअसल ईसा मसीह इस संसार को दुखों से मुक्ति दिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद के लिए दुख स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुड फ्राइडे के मौके पर ईसा मसीह के बलिदान को याद किया। उन्होंने ट्वीट किया कि ईसा मसीह का जीवन आदर्श लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और देश भर में आज हनुमान जयंती भी धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस मौके पर जगह जगह भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया कि पवन पुत्र का जीवन, उनका समर्पण, उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प हमें बुराइयों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप आगे देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।